नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर से बात करेंगे एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। सतलज नदी भारत में किस दर्रे से होकर गुजरती है? प्रश्न एक बार फिर से दोस्तों, सतलज नदी भारत में किस दर्रे से होकर के गुजरती है? रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा, बुर्जलिंग दर्रा या शिव किला दर्रा? तो दोस्तों, जो सतलज नदी है वह भारत के शिव किला नामक दर्रे से होकर के गुजरती है। सतलज नदी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित नदियों में से अरावली के पश्चिम क्षेत्र में बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो हमें पूछ रहा है दोस्तों, अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में बहने वाली एकमात्र नदी है वह कौन सी है? घग्गर नदी, बाणगंगा नदी, लूनी नदी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, जो अरावली का पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे एकमात्र नदी बहती है वह है लूनी। लूनी मात्र एक ऐसी नदी है जो कि अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में बहती है। केवल एक ही नदी है और वो है लूनी। तो हमारा आंसर यहाँ पे स होगा दोस्तों। और यहाँ पे शिव किला दर्रा, जो कि सतलज नदी उस दर्रे से होकर के गुजरती है। शिव किला दर्रे से होकर के सतलज नदी गुजरती है। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई? प्रश्न एक बार फिर से दोस्तों, राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई? प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो ध्यान से देखना। रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, जो ऊपरमाल पंच बोर्ड था उसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी दोस्तों। हमारा आंसर ब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? पीलीबंगा, सॉरी दोस्तों, कालीबंगा, पीलीबंगा, आहड़ या आयड़ या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन उपरोक्त सभी देख करके हमें उपरोक्त सभी ऑप्शन नहीं चुनना है, उसे गौर से देखना है, ध्यान से देखना है ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। कालीबंगा, पीलीबंगा, आहड़ या आयड़? तो दोस्तों, धूलकोट के नाम से आहड़ या आयड़ को जाना जाता है दोस्तों। हमारा आंसर स होगा। अगला प्रश्न हमारा है, जब हम किसी भी समाज संबंधी विषय को विज्ञान के गुणों से अवशेषित कर देते हैं तो उसे किस नाम से जानते हैं? प्रश्न एक बार फिर से दोस्तों, जब हम किसी भी समाज संबंधी विषय को विज्ञान के गुणों से अवशोषित कर देते हैं तो उसे किस नाम से जानते हैं? कला विज्ञान, समाज विज्ञान, पारलौकिक विज्ञान या शुद्ध विज्ञान? तो दोस्तों, जब हम किसी भी समाज संबंधी विषय को विज्ञान के गुणों से अवशोषित कर देते हैं तो उसे समाज विज्ञान के नाम से जानते हैं दोस्तों। हमारा आंसर ब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, पाठ्यक्रम निर्माण का क्या उद्देश्य है? यानी हम पाठ्यक्रम
क्यों बनाते हैं, उसका क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों देखते हैं पाठ्यक्रम क्यों बनाया जाता है। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ऑप्शन नंबर अ है। ब दे रखा है विषय वस्तु के ज्ञान हेतु, और स दे रखा है अभिव्यक्ति हेतु, और द दे रखा है उपरोक्त सभी हेतु। तो दोस्तों जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है वह शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु किया जाता है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। शिक्षा के उद्देश्यों को की प्राप्ति हेतु ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन का मूलाधार क्या है। मूलाधार का अर्थ होता है दोस्तों मूल आधार। यानी हम कह सकते हैं सामाजिक अध्ययन का मूल आधार क्या है। सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक रीति रिवाज या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सामाजिक अध्ययन का जो मूल आधार है वह है सामाजिक विज्ञान। क्या है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन का मूल आधार सामाजिक विज्ञान है। हमारा आंसर अ होगा। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शास्त्र अध्ययन माना जाता है। मानव शास्त्र अध्ययन को हम क्या मान सकते हैं दोस्तों, या उसे क्या माना जाता है। मानव उत्पत्ति को हम मानव शास्त्र अध्ययन कह सकते हैं, या आदिकालीन मानवों के विश्वासों, परंपराओं व रहन सहन को मानव शास्त्र का अध्ययन मान सकते हैं, या मानव संबंधों को विज्ञान से जोड़ना हम मानव शास्त्र का अध्ययन मान सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मानव शास्त्र है उसका अध्ययन माना जाता है वो है आदिकालीन मानवों के विश्वासों, परंपराओं व रहन सहन को हम मानव शास्त्र का अध्ययन मान सकते हैं। हमारा आंसर ब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को कब स्वीकार किया गया। कब स्वीकारा या कब स्वीकार किया गया। दोस्तों प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को कब स्वीकार किया गया। तो दोस्तों भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को 1964 से 66 के मध्य में सामाजिक अध्ययन को स्वीकार किया गया था। हमारा आंसर अ होगा। तो देखते हैं हमारा 11वां प्रश्न, वह कौन सा मूल अधिकार है जिसको समाप्त कर देने पर हमारे समस्त अधिकारों का महत्व समाप्त हो जाता है। यानी हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि वह कौन सा हमारा अधिकार है जिसको अगर समाप्त कर दिया जाए तो हमारे जितने भी अधिकार है उनका महत्व समाप्त हो जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार या मौलिकता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या उपरोक्त सभी या सभी कह सकते हैं हम दोस्तों। तो वह मूल अधिकार हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसको अगर समाप्त कर दिया जाए तो संविधान के द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों का महत्व समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की कार्यपालिका व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। यानी हमको पूछ रहा है प्रश्न कि राज्य की कार्यपालिका व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखने योग्य बात है यहाँ पे कि जो राज्य की कार्यपालिका होती है वह व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री के प्रति जिम्मेदार या उत्तरदायी होती है। हमारा आंसर तो यहाँ स होगा। लेकिन
एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि व्यक्तिगत रूप से तो मुख्यमंत्री के प्रति जिम्मेदार होती है, लेकिन सामूहिक रूप से अगर हमसे कोई पूछ ले प्रश्न कि राज्य की कार्यपालिका सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो हमारा आंसर होता लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री के प्रति। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, दीन ए फनाह नामक महल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने बनवाया? यानी हमसे पूछ रहा है कि दीन ए फनाह नामक महल का निर्माण किस मुगल सम्राट के द्वारा बनाया गया? हुमायूं के द्वारा, अकबर के द्वारा, शेरशाह के द्वारा या शाहजहां के द्वारा? तो दोस्तों जो दीन ए फनाह नामक महल है उसका निर्माण हुमायूं के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? हुमायूं के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित साम्राज्यों में से भारत का प्रथम एवं अंतिम सबसे विस्तृत साम्राज्य था। यानी हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में जो साम्राज्य स्थापित हुए हैं उनमें सब पहला और अंतिम सबसे विस्तृत यानी सबसे ज़्यादा फैला हुआ साम्राज्य किस वंश का था, ये हमसे पूछ रहा है। देखते हैं दोस्तों किस वंश का था। अंग्रेज साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य था, पल्लव साम्राज्य था या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों भारत का प्रथम एवं अंतिम सबसे विस्तृत साम्राज्य था वो था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बाद ऐसा कोई भी साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ जो मौर्य साम्राज्य से बड़ा हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा आंसर ब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये तो सीधा सा प्रश्न है दोस्तों, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जो पुष्यभूति वंश था उसकी स्थापना दोस्तों नरवर्धन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? नरवर्धन के द्वारा। हमारा आंसर ब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित स्थलों में से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वोत्तर स्थल कौन सा है? ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको थोड़ा गौर से देख लेना कि निम्नलिखित स्थलों में से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वोत्तर स्थल कौन सा है? लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों जो सबसे पूर्वोत्तर स्थल है वो है आलमगीरपुर। कौन सा है दोस्तों? आलमगीरपुर। हमारा आंसर स होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। सूफी विचारधारा के गुरु को क्या कहा जाता है? सूफी विचारधारा के गुरु को क्या कहा जाता है? तो सूफी विचारधारा के गुरु को पीर कहा जाता है दोस्तों। सूफी विचारधारा के गुरु को क्या कहा जाता है? इसके गुरु को पीर कहा जाता है दोस्तों। हमारा आंसर स होगा। गुरु को तो पीर कहा जाता है और जो शिष्य होता है दोस्तों उसे मुरीद कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गुरु को तो पीर और शिष्य को मुरीद कहा जाता है। मुरीद शिष्य को, है ना। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक करिएगा और अच्छे नहीं लगे तो डिसलाइक भी करिएगा ताकि हम आपके लिए और अच्छा बेहतर कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।